नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज़ 10 में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर खबरों में क्या रहेगा खास और इस वक्त की कौन सी हैं बड़ी खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। बंगाल में अमित शाह, ममता बनर्जी की जनसभाएं। तमिलनाडु में सभी दलों ने प्रचार में लगाया अंतिम जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के जर्मनी दौरे पर। रणनीतिक रक्षा सहयोग को मिलेगी मजबूती। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महिला पदयात्रा। विपक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। ट्रंप ने कहा, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, सीजफायर कल हो रहा है खत्म। और आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। हैदराबाद में होगा मैच। और आइए न्यूज़ 10 में सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्य से जुड़ी खबरों की, यानी सबसे पहले बात जनादेश की। और आइए जनादेश में पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। तमिलनाडु में आपको बता दें 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है वो डीएमके और एआईएडीएमके की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के बीच में है। कई सीटों पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के त्रिकोणीय मुकाबले में है। इस चुनाव में आपको बता दें 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। मतदान को बढ़ावा देने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। चुनाव आयोग ने नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित होंगे। और वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भी आज शाम प्रचार थम जाएगा। बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होना है। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 व जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। मुर्शिदाबाद की 22, कूच बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, जबकि कलिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5 और उत्तर दिनाजपुर की 9, साथ ही दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12 तो बीरभूम की 11 सीट। वहीं पश्चिमी वर्धमान की 9, जबकि पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटें, पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटें, झारग्राम की 4 सीटें, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 12 सीटें इसमें शामिल हैं। पहले चरण के लिए आपको बता दें 16 जिलों में जो मतदान होगा उसमें करीब 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 3,60,77,171 है। वहीं पहले चरण के मतदान में 7,000 से अधिक बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। ये संख्या और बढ़ने की भी संभावना है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। चुनावों के मद्देनजर भूटान और नेपाल के साथ राज्य की सीमा कल शाम से 23 अप्रैल की देर शाम तक के लिए सील कर दी गई है। इसके अलावा 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 4 दिनों का ड्राई डे लागू किया गया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने सीएपीएफ की भारी तैनाती जो है यहाँ पर की है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत रहे। और इसी कड़ी में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कल वे शाम सिलीगुड़ी पहुंचे। आज वे बंगाल में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वह सिलीगुड़ी, पश्चिमी वर्धमान, पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री आज सबसे पहले सिलीगुड़ी के कुर्सियांग में एक जनसभा में शामिल होंगे, जहां वे कुर्सियांग और दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह पश्चिमी वर्धमान के
बालटोरिया जाएंगे, जहां वहीं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अपनी तीसरी जनसभा में सालबोनी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद चांदीपुर में आयोजित जनसभा में वहां के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगदल, साथ ही कोलकाता के जोरासांको में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। अन्य दलों के नेताओं के भी आज जनसभाओं में शामिल होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अपने पूरे रंग में। हर पार्टी जनता तक पहुंच बनाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने झारग्राम के लोगों से। चुनाव को लेकर यहां के लोग क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, देखिए झारग्राम से संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट। झारग्राम के रविंद्र पार्क में हम पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह के इश्यूज हैं, किस तरह के इनके मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं चुनावों को लेकर, किस तरह की सरकार सोच रहे हैं। यहाँ पूरे झारग्राम की अगर बात करें, आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी परेशानियाँ हैं? इधर तो बहुत कुछ का परेशानी है। इधर देखिए, रास्ता घाट, वयस्क का भाता भी नहीं मिला है। लक्ष्मी भंडार दे के वो चमका के रखा है। यहाँ पे कुछ काम ऐसा कुछ काम होता नहीं है। यहाँ का मैक्सिमम आदमी झारखंड चला जाता है। रोजगार यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। बिजनेस करने जाइएगा अभी तो आपको यहाँ पे सबको हफ्ता देना पड़ता है। टीएमसी दादा लोगों को कुछ भी, आप एक तो छोटा भी काम करने जाइए, आप घर भी बनाने जाइएगा, अपना पैसा से भी उन लोगों को हफ्ता देना पड़ता है यहाँ पे। कि ये जो गवर्नमेंट चल रहा है पूरी डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट है। ये जितना हम लोग का सेंट्रल का जितना योजना है यहाँ चलने नहीं देती है। टोटली फेल गवर्नमेंट है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे परिवर्तन चाहिए। बांग्लादेश से जितना अनुप्रवेशकारी लोग आते हैं उनको यहाँ पे रहने के लिए लोग पनाह देते हैं। उनका फर्जी वोटर कार्ड, आई कार्ड बना देते हैं। एक्चुअल जो यहाँ का रहने वाले हैं वो लोग अपने हिस्सा से वंचित होते हैं। ममता बनर्जी जनजाति आदिवासी लोगों के लिए कुछ नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी लोगों के जो एजुकेशन स्कूल है, विश्वविद्यालय, कॉलेज है, उसको पूरी बंद करके रखा हुआ है। ना कोई टीचर है, कुछ नहीं है। वो पूरा सिस्टम बिगड़े हुए है और करप्शन में पूरा बंगाल भर गया है। ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो इनकी बेहतरी के लिए काम करे, झाड़गांव के विकास के लिए काम करे। मुझे और मेरे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा को दीजिए इजाज़त। फिर पश्चिम बंगाल के किसी और ज़िले से लोगों का हाल और उनकी आवाज़ हम आपको सुनवाएंगे। आइए सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने देने के विरोध में जन आक्रोश महिला पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। No!
मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। हमारे संवाददाता रामेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रामेंद्र, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं जन आक्रोश महिला पदयात्रा की ये सीधी तस्वीरें, और कहीं ना कहीं वो आक्रोश हमने देखा तमाम देश भर की महिलाओं में, और उसी की आज जो बानगी है वो लखनऊ के यहाँ सड़कों पर भी नजर आ रही है। पार्टी जो बड़ा दल है उसको जो भूमिका निभानी चाहिए थी लोकसभा में वो नहीं निभाया उसने, और इन लोगों को लगता है कि मुलायम की पार्टी, मुलायम का समाजवाद अलग था, अखिलेश का अलग है, दोनों एक अंतर है। और कभी मुलायम सिंह और लालू यादव ने वहाँ विरोध किया था महिला आरक्षण को लेके, आज अखिलेश कर रहे हैं। तो ये यात्रा यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो महिलाओं को वोट तो चाहते हैं लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते। तो ये यात्रा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास से लेकर के विधान भवन तक निकल रही है। महिलाओं की बड़ी संख्या है इसमें, और महिलाएं अपना आक्रोश जता रही हैं कि जो अधिकार उनको मिलने चाहिए था, जहां आगे बढ़ने का अवसर मिलने चाहिए था, शायद इसके बाद मिलते जो रुक गया है। तो वो आक्रोश उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई पड़ा, और ये शुरुआत है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की यात्राएं निकाली जाएंगी, ब्लॉक लेवल तक लोग इस तरह कार्यक्रम होंगे, और इनको आईना दिखाया जाएगा कि जो आप कर रहे हो वो दुनिया जनता समझ रही है, महिलाएं समझ रही हैं। तो आने वाला वक्त थोड़ा सा दुखद हो सकता है इन लोगों के, राजनीतिक रूप से इन लोगों को दुखद होगा। तो वो सारी भूमिका भाजपा तैयार कर रही कि जो हम करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं कर पाए, ये भी बता रहे कि हम क्यों नहीं कर पाए। अगर ये लोग करते तो ये बेहतर होता कि नारी बंधन अधिनियम बिल जो है पारित होता, तो महिलाओं को अधिकार मिलते, महिलाएं राजनीति में खड़ी होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पंचायतों में तो आरक्षण दे देते हो, लेकिन जहां आपको दिक्कत होती है, जहां आपको आना है, वहां आप आरक्षण देने में दिक्कत कर रहे हो। तो ये भी कहा था कि अगर आप इसको नहीं करोगे तो इसकी सजा भुगतोगे। तो वो स्थितियां हैं, और धीरे धीरे करके महिलाएं भी ये बात समझ रही हैं कि अगर ठीक से आगे बढ़ना है तो हमको और ताकत देनी होगी कि आगे इस तरह के बिल पास हो और उनको अधिकार मिल सके। मुकुल, बिल्कुल रामेंद्र, और कहीं ना कहीं इसके जरिए हम देख सकते थे कि किस तरीके से न सिर्फ नारी सशक्तिकरण बल्कि प्रधानमंत्री जो कि लगातार इस बात को जोर देते रहे। और क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं, लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं? देखिए, लगातार जो घर के अंदर महिलाएं, हम लोग 2-3 दिन से लगातार महिलाओं से बात किया, अलग अलग जिलों से जो स्टोरीज कराई हैं उनमें भी यही प्रतिक्रिया आ रही कि यह अवसर था महिलाओं के लिए। ये अगर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हो जाता तो हमारी बेटियों को अधिकार मिलता, हम लोगों को अधिकार मिलता, जो नारियों का कहना है, जो महिलाओं का कहना है। दूसरा, इसके साथ आगे बढ़ते, और आप मुकुल एक बात और जान लीजिए कि देखिए, भारत तब विश्वगुरु था, तब ताकत में था। जब महिलाओं को अधिकार मिलता तो राज सत्ताएं चलाती थी, सिंहासन पर बैठती थी, निर्णय करती थी। आप देखिए कि शंकराचार्य का जो काशी में शास्त्रार्थ हुआ, उसमें उनकी पत्नी जज थी। तो ऐसा नहीं कि महिलाएं पहली बार इस भूमिका में आ रही, क्योंकि लोकतंत्र में जहाँ पीछे थी उनको आगे लाए जाने का प्रयास किया जा रहा। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। प्रक्रियाएं यही हैं पूरे उत्तर प्रदेश से कि ये बिल पास होना चाहिए, तो जिन लोगों ने विरोध किया है उनको इसकी सजा जरूर हो देंगी। ये स्थिति मनमानी स्थिति बन रही है। मुकुल जी बिल्कुल रामेंद्र, और आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा जिसकी जो तस्वीरें हैं फिलहाल दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सहित अलग जो राज्य हैं उनमें भी हम देखेंगे इस तरह की जो तस्वीरें हैं लगातार आ रही हैं। जब से यहाँ पर जिस विधेयक को ये पास नहीं हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं का आक्रोश जो है वो नज़र आ रहा है देश भर की महिलाओं में, और उसी को लेकर यहाँ जो प्रदर्शन का दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल न्यूज़ 10 में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आप बता दें पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होना है। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भरोसा जताया है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से भयमुक्त, हिंसा मुक्त और दबाव मुक्त होगी। साथ
ही यह भी उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों या स्वायत्त संस्थाओं के किसी भी कर्मचारी को चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने नहीं दिया जाएगा। राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। करतपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राज्य की जनता अब बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार का जाना तय है और पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी। अंतिम घंटा बज चुकी है, जाने का समय आ गया है। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। पार्टी चला गया एंटी सोशल्स के हाथ में। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग सब कर रहे हैं कि जो करप्टेड लोग हैं, तो इसलिए इनको विदाई निश्चित है। जनता उसी तरफ देख रही है। और वहीं तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा है कि निगरानी टीमें ने अब तक राज्य भर में करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, सोने चांदी की वस्तुएं, उपहार सामग्री, शराब और मादक पदार्थ जब्त किए हैं। राज्य में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि 20 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न स्थानों से कुल 169.85 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात निगरानी दल 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों ने 650.87 करोड़ रुपए मूल्य की सोने और चांदी की वस्तु सहित कीमती धातु को जब्त किया है। इसी प्रकार 306.34 करोड़ रुपए मूल्य के उपहार और मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं। साथ ही 82.73 करोड़ रुपए मूल्य की मादक पदार्थ भी जब्त हुए हैं। इसके अलावा 2.95 करोड़ रुपए मूल्य की शराब भी जब्त की गई है। कुल मिलाकर 1212.74 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पटनायक ने बताया कि जब्त की गई कुल राशि में से लगभग 495 करोड़ रुपए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लौटा दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मोहन यादव आज तमिलनाडु में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रासीपुरम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। कोयम्बटूर के रासीपुरम विधानसभा क्षेत्र में दोपहर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 4:30 बजे अविनाशी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एल मुरुगन के समर्थन में प्रचार करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। यहां से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर एल मुरुगन का मध्य प्रदेश से खास कनेक्शन है। दरअसल डॉक्टर मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए आज अंतिम दिन है। सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु सीएम स्टालिन लगातार प्रचार कर रहे हैं। स्टालिन ने आज चेन्नई के कलंगी नगर इलाके में मॉर्निंग वॉक के जरिए प्रचार किया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान लोग बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने, उनसे बातचीत करने और अपना समर्थन जताने के लिए एकत्रित हुए। इससे पहले एमके स्टालिन ने प्रस्तावित डिलिमिटेशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसे तमिलनाडु जैसे प्रगतिशील राज्यों को सजा देने का प्रयास बताया। एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एक वीडियो संदेश में इस मुद्दे को राज्य के विकास मॉडल के लिए खतरा बताया। उन्होंने इसे जनसंख्या नियंत्रण और औद्योगिक सफलता से जोड़ते हुए कहा कि ऐसी प्रक्रिया तमिलनाडु जैसे राज्यों की प्रगति को प्रभावित कर सकती है। तमिलनाडु के मंत्री और तिरुवरुम्बम सीट से डीएमके उम्मीदवार अनबिल महेश पोयामुझी ने आज सुबह चुनाव प्रचार अभियान चलाया। इस बार वे बहुकोणीय मुकाबले में लगातार तीसरी जीत यानी हैट्रिक पर नजर लगाए हुए हैं। तिरुवरुम्बुर में मतदान ऐसे समय में हो रहा है जब तिरुचिरापल्ली तंजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सर्विस लेन के निर्माण में देरी को लेकर मतदाताओं में असंतोष है। इसके अलावा कभी फल फूल रहे स्टील फैब्रिकेशन उद्योग में जारी मंदी की स्थिति भी क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। और चुनावी खबरों के बाद आइए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ 10 में। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला के दौरे पर जाएंगी, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करने के साथ कई कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति एक दिवसीय दौरे पर राउरकेला के सेक्टर 13 में जनसभा को संबोधित करेंगी और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर भवन, साइंस पार्क, प्लेनेट्रियम, निर्मल मुंडा परिवेश पथ और कोयला नगर में स्थित प्रमोद उद्यान समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी।
इसके बाद वह राउरकेला में ट्राइबल म्यूजियम और कमांड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और नए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बातचीत में रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा, AI और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच रक्षा, औद्योगिक सहयोग, रणनीति और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के प्रशिक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समझौता होने की भी संभावना है। रक्षा मंत्री जर्मनी के रक्षा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे ताकि मेक इन इंडिया पहल के तहत संयुक्त विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुए। ये पदयात्रा महिला आरक्षण बिल पास न होने के विरोध में निकाली गई। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए शौचालय निर्माण, जनधन खाते और उज्ज्वला योजना जैसे कई कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने लगातार नारियों का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना, फिर देश के सर्वोच्च पद पर आज एक महिला राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। इंडी गठबंधन ने और विशेषकर कांग्रेस, सपा, TMC वगैरह पार्टी ने इसको पास होने नहीं दिया। अभी भी हमारी 70 करोड़ माताएं बहनें माफ नहीं करेंगी। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की माता बहनों से क्षमा भी मांगा है। और खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई। आपको बता दें, रेलवे 3 महीने में देश भर में 18,262 ग्रीष्मकालीन विशेष फेरे संचालित करेगा। इससे यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय ने बताया है कि उसने देश भर में बड़ी संख्या में विशेष रेल सेवाओं को मंजूरी देकर ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों को मंजूरी दी गई है, जो बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 18,262 फेरे संचालित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स संदेश में कहा कि सभी सिविल सेवकों को सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी प्रतिबद्धता उत्तरदायी शासन को सशक्त बनाती है और सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करती है। नवीन, भविष्योन्मुख और जन केंद्रित नीतियों के निर्माण से लेकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन तक आपका कार्य लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जैसे जैसे भारत नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, आपकी ईमानदारी और संवेदनशीलता खाई को पाटने, समावेशिता को बढ़ावा देने और राज्य तथा नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप निरंतर सार्वजनिक सेवा के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखें और एक अधिक न्याय संगत एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में सार्थक योगदान देते रहें। और आज सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक संदेश साझा करते हुए लिखा कि सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। जमीनी स्तर से लेकर नीति निर्माण तक सिविल सेवकों के प्रयास अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और भारत की प्रगति में योगदान देते हैं। हमारे सिविल सेवक उत्कृष्टता, करुणा और नवाचार के साथ अपनी सेवा जारी रखें और कर्तव्य के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में बधाई दी। उन्होंने एक्स पर संदेश में कहा है कि सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी सिविल सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नीतियों के क्रियान्वयन, सुशासन को मजबूत बनाने और ईमानदारी के साथ नागरिकों की सेवा करने में उनका समर्पण राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अवसर उनके राष्ट्र के प्रति योगदान देने के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करे, यही कामना है।
और आइए बात कर लेते हैं आईपीएल को लेकर। आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमें 6-6 अंकों के साथ बराबरी पर हैं। हालांकि बेहतर रन रेट के कारण हैदराबाद चौथे स्थान पर है, दिल्ली चौथी जीत की तलाश में है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने घर में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी। अब तक दोनों टीमों के बीच 26 मैच खेले गए हैं। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 और दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है। इसे दिल्ली ने जीता, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ 10 में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।